हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने लगभग 7 वीडियो जो है मैंने आपको 7 चैप्टर के 7 वीडियो जो है मैंने आपको सेंड कर रखा है, वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ये हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम करेंगे जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, जनन चैप्टर है, उसको करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का भी। और इसमें मतलब ये जो चैप्टर है वो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को अच्छे से देखो, ताकि आपका जो रिविज़न हो जाए, पूरे जितने तुम्हारे पूरे साल की जो रिवीजन है, ताकि आप वो सारा रिवीजन कुछ वीडियो में आप कवर कर पाओ, ठीक है। तो हम जो है शुरुआत करते हैं, हमारा ये जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, जनन चैप्टर। तो हमारा जो है रिप्रोडक्शन का जो है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो है कि रिप्रोडक्शन होता क्या होता है रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है। तो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। यानी ये जो रिप्रोडक्शन है क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीवित जीव है, वो क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स को सिमिलर टू देमसेल्व्स, ठीक है। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, ठीक है, जो जीवित जीव करते हैं। और ये क्यों जरूरी है, जनन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जनन नहीं किया जाएगा तो इस पृथ्वी पे जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जनन करना बहुत ही जरूरी है। तो इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, मतलब जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें जनन करना जरूरी है। तो जनन क्या होता है, तो जीवित जीव करते हैं, और ये क्या होता है इसमें, तो इसमें अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करेंगे न्यू इंडिविजुअल्स टू सिमिलर टू देमसेल्व्स, ठीक है, अपने जैसे जीवों को। अब हमारे न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक होता है सेल। तो सेल का जो है, सेल मतलब आपका ये पार्ट। अब सेल का एक होता है न्यूक्लियस, यानी ये। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। यहीं पे क्या पाया जाता है आपका, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बताओगे डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, यानी कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, यानी जो कोशिका का जो केंद्र है वो क्या कंटेन करेगा, डीएनए को, ठीक है। और डीएनए जो है विच इज द हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी मटेरियल बोला जाता है। बताओ डीएनए कहाँ पे कौन कंटेन करेगा, तो डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, यानी केंद्र में होता है। और डीएनए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज द हेरिडिटी मटेरियल, अनुवांशिक गुण होते हैं, माता पिता के गुणों को ये बच्चों के अंदर हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी कि जनन क्या होता है, तो अपने जैसे जीवों को जो सजीव हैं वो उत्पन्न करते हैं, उसी को जनन कहते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करेंगे न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, सिमिलर टू देमसेल्व्स, ठीक है, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करेंगे, उसी को हम जनन कहते हैं। और दूसरा मैंने बोला था कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल, ये अनुवांशिक गुणों को कैरी करते हैं, ठीक है, माता पिता के गुणों को बच्चों के अंदर हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशंस। तो डीएनए जो है क्या करता है, रेप्लिकेट्स बनाता है, प्रतिलिपियां बनाता है, और ये फॉर्म्स करता है न्यू सेल को, नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी डीएनए जो है क्या करता है, फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशंस, और यही सेल जो है वो भिन्नता के कारण बनते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि डीएनए जो है ये नई कोशिकाओं का भी निर्माण करता है, इसके कारण भी भिन्नताएं जो है, वेरिएशंस जो है, इसके कारण भी आती है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले यानी वेरिएशंस जो है वो अब जरूरी क्यों है, वेरिएशंस जरूरी क्यों है, तो वेरिएशंस मतलब आता होता है भिन्नता। तो क्यों जरूरी है, 2 चीजों के लिए। पहला, जीवन जो प्रजाति है उसका पृथ्वी पे बने रहने के लिए, यानी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को अर्थ पे बने रहने के लिए, ठीक है। और इवोल्यूशन के लिए, विकास का एक आधार है।
अगर वेरिएशंस नहीं होगा ना तो विकास नहीं होगा, यानी जो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, यानी इवोल्यूशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन का बेस है ये, ठीक है, वेरिएशंस जो है वो विकास का आधार है, इवोल्यूशन का बेस है, ठीक है। और दूसरा, अगर वेरिएशंस होगा तभी जो है प्रजाति इस पृथ्वी पे बनी रहेगी, यानी 2 पॉइंट बताए, प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, और ये विकास का आधार है, बेस है इवोल्यूशन का, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं हुआ तो मान के चलो कि जो ठंड में जो जीवित रह पाते हैं जीव, वो तो सिर्फ ठंड में ही रह पाएंगे, जैसे ही गर्मी आए वो सारे मर जाएंगे। तो वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है, ताकि ऐसे ऐसे जीव भी रहे जो ठंड में भी रह सकते हैं, जो गर्मी में भी रह सकते हैं। तो मतलब इससे क्या होगा कि अगर ठंडी या गर्मी होती है तो सारे जीव नहीं मरेंगे, ठीक है। तो यही होता है वेरिएशंस, यानी भिन्नता क्यों चाहिए, ताकि जीव इस पृथ्वी पे बने रहें और विकास होता रहे, विकास का आधार है, ठीक है। तो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल के लिए, और दूसरा इवोल्यूशन का बेस होता है, यानी विकास का आधार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी जनन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, और एक जो होता है हमारा कौन सा होता है, वो सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। तो यानी अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी एक ही जनक भाग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मक नहीं बनते हैं, यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनेंगे। क्या बताया, अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल में, अ से नाम स्टार्ट हो रहा है तो एक ही पेरेंट्स भाग लेंगे, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेंगे। इसमें गैमेट्स, इसमें युग्मनज जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें गैमेट्स नहीं बनेगा, बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती है, वो लगभग माता पिता के लगभग एकदम एज इट इज समान होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट्स भाग ले रहा है। अगर 2 पेरेंट्स भाग लेते तो भिन्नता आती है ना ज़्यादा, तो लेकिन इसमें ज़्यादा भिन्नताएं नहीं आती है, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो छोटे जीव करते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं। और सेक्सुअल जो है आपका, इसका उल्टा बोल दोगे, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स भाग लेंगे, यानी मेल भी और फीमेल भी। इसमें युग्मनज यानी गैमेट्स बनेंगे, और इसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा होगा, क्योंकि माता के भी गुण आएंगे और पिता के भी गुण आएंगे बच्चों में, तो वेरिएशंस ज़्यादा होगा। और ये बड़े जीव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे ह्यूमन, एनिमल। तो हम अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें देखोगे तो सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या बोला मैंने, अ सिंगल इंडिविजुअल्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब एक ही जनक जो है, एक ही पेरेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनेंगे। गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक, ठीक है, यानी मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होता है, नर युग्मक क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है। और एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्या होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। तो फीमेल गैमेट्स में जो है कौन होता है आपका, ओवम होता है या एग्स होता है, क्या होता है, ओवम या एग्स होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो है ना आपका मेल या फीमेल गैमेट्स नहीं बनेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि असेक्सुअल में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, इसमें युग्मक नहीं बनेंगे, इसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, और ये लगभग सेम होंगे अपने पेरेंट्स के, क्योंकि एक ही पेरेंट्स है तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा, ज़्यादा भिन्नता नहीं आएगी। तो यानी लगभग सेम होंगे पेरेंट्स के। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, यानी आपका जो है लगभग लोअर ऑर्गेनिज्म इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जीव हैं इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको असेक्सुअल का तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेक्सुअल की बात करते हैं, तो क्या बताया था, सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स भाग लेते हैं, 2 पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स। क्या मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है वो मिलेंगे, युग्मक बनेगा क्या, तो बोलोगे युग्मनज बनता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यानी इसमें 2 इंडिविजुअल्स भाग लेते हैं, गैमेट्स बनेगा, और ये लगभग इसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगा कम होगा, क्योंकि माता पिता दोनों ही है ना, तो इसके अंदर वेरिएशंस भिन्नताएं ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दोनों के ही गुण आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भिन्नताएं ज़्यादा आती है। और कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, ऊंचे जो प्रकार के जीव होते हैं, जो आपके
एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो होता है फिजन। फिजन में क्या होता है कि जो एक सेल है वो 2 और मोर देन 2 सेल्स में स्प्लिट्स हो जाता है। मतलब फिजन मतलब क्या होता है, विखंडन होता है, यानी क्या होता है इसका फिजन का मतलब विखंडन। क्या होता है, विखंडन। विखंडन, विखंडन मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो फिजन मतलब भी टूटना होता है। तो एक सेल जो है, अगर एक सेल 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है तो इसको विखंडन कहते हैं। अगर 2 भाग में टूटे तो द्विखंडन, अगर बहुत सारे भाग में टूटे तो बहुखंडन, अगर 2 भाग में टूटे तो द्विखंडन, बहुत सारे भाग में टूटे तो बहुखंडन कहलाएगा। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, ठीक है। अगर आपका सेल 2 भाग में टूटता है तो बाइनरी फिजन, और अगर सेल जो है वो मोर देन 2 पार्ट्स में अगर टूटे, स्प्लिट्स हो, तो उसको बहुखंडन, मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो मतलब द्विखंडन कौन, द्विखंडन विधि द्वारा कौन जो है जनन करता है, तो अमीबा और आपका लेशमानिया, ठीक है। तो अमीबा और लेशमानिया जो है वो द्विखंडन विधि द्वारा, और बहुखंडन विधि द्वारा जो है प्लाज्मोडियम करेगा। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फिजन में क्या होता है, विखंडन में सेल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, यानी जो पेरेंट सेल हैं वो टूट जाते हैं डॉटर सेल्स में। वही मतलब एक सेल जो है टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक कोशिका में, ठीक है। एक होता है बाइनरी फिजन मतलब द्विखंडन, जिसमें सेल कितने भागों में टूटेंगे, 2 भागों में, ठीक है। इसमें कोशिका कितने भागों में टूटती है, 2 भागों में। तो कौन है आपका, अमीबा है, ठीक है, अमीबा और लेशमानिया, ठीक है। अमीबा और कौन है, लेशमानिया। मुझे बताओ द्विखंडन विधि द्वारा जनन कौन कौन करता है, अमीबा और लेशमानिया, ठीक है, अमीबा और लेशमानिया, ठीक है। तो मतलब आपके 2 याद करवा दिए मैंने, द्विखंडन में अमीबा और लेशमानिया, ठीक है। मल्टीपल फिजन मतलब बहुखंडन में मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, एक कोशिका टूटेगी और मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारी कोशिका का निर्माण होगा। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या बताओगे, बहुखंडन विधि द्वारा जो है जनन करता है, ठीक है। तो बताओ द्विखंडन विधि द्वारा जनन कौन करेगा, अमीबा और लेशमानिया, अमीबा और लेशमानिया। और बहुखंडन विधि द्वारा यानी मल्टीपल फिजन कौन करता है, आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो अगर मैं बात करूंगा तो प्लाज्मोडियम को कैसे याद रखोगे कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, प्लास्टिक, प्लाज्मोडियम, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक भी बढ़ रहा है और प्लाज्मोडियम भी बहुखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो हमने देखा बाइनरी फिजन है लेशमानिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये देखो लेशमानिया के अंदर, तो अमीबा और लेशमानिया दोनों याद रखना, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, खंडन क्या होता है, तो खंडन क्या होता है, तो खंडन भी आपका विखंडन की तरह ही है, ठीक है, इसमें भी टूटेगा ही, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन भी क्या होता है, आपका खंडन होता है, क्या, खंडन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस, यानी मैच्योरेशंस के बाद जब जीव परिपक्व हो जाएगा ना, मैच्योर हो जाएगा, यानी अपॉन मैच्योरेशन, अगर जीव परिपक्व यानी मैच्योरेशन उसमें आ जाएगी, अगर वो परिपक्व हो गया, अगर वो बड़े हो गए जीव, तो वो स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, ठीक है। इसको खंडन कहते हैं। मतलब जीव परिपक्व होके, मतलब एज उनका जो जब बड़ा हो जाएगा तो परिपक्व होके, बड़े होके वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, वो जो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन कहते हैं। कौन करता है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में कैसे याद करवाओगे, तो स्पाइरल करवाते हो ना आप, कॉपी का स्पाइरल करवाते हैं, है ना। तो कॉपी का जब स्पाइरल करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, उसमें स्पाइरल में बार बार जो है यानी छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं उसके अंदर जो हमने, उसके अंदर जो है लगभग हम स्पाइरल करते हैं ना, जो छोटा छोटा जो गोल होता, गोला सा होता है, उसके अंदर हम जो है उसको स्पाइरल करते हैं, उसको हम जो है कॉपी को बांधते हैं, है ना। तो क्या याद रखोगे, स्पाइरोगाइरा, यानी स्पाइरल कर रहे हैं हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर से लगभग वो जो है निकाल कर, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप जो है, यानी सबसे पहले बताओ मुझे द्विखंडन विधि द्वारा कौन करता है, लेशमानिया और अमीबा। प्लाज्मोडियम कौन से विधि द्वारा करता है, प्लाज्मोडियम यानी प्लास्टिक्स, ज़्यादा बढ़ेगा तो यानी बहुखंडन, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बोला, फ्रैगमेंटेशन, खंडन विधि द्वारा कौन करता है, स्पाइरोगाइरा। देखो स्पाइरोगाइरा ये था पहले, अब ये बड़ा हो गया, ये मैच्योर हो गया, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, ये देखो 2 अलग अलग हो गए, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। स्पाइरोगाइरा का पिक्चर भी आपने यहाँ पे देख लिया।
अब हमारा क्या है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है? तो रीजनरेशन मतलब होता है कि दोबारा जन्म होना, पुनर्उद्भव होना या पुनर्जन्म होना। तो जो छिपकली के जो पूंछ है ना वो कट के अपने आप बन जाते हैं। हमारी स्किन पे कहीं पे कट लग जाती है तो स्किन दोबारा से बन जाता है ना, दोबारा से वहीं पे आ जाता है। हमारे नाखून जो कट जाते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं। हमारे जो बाल काटते हैं तो बाल दोबारा से आ जाते हैं। तो रीजनरेशन हो रहा है इनका, ठीक है। तो रीजनरेशन मतलब दोबारा से उद्भव हो जाना, ठीक है, दोबारा से अपनी शेप में आ जाना। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँगा स्टारफिश को काट दो ना तो दोबारा से वो जो जितने भी कटे पीस होते हैं ना वो सारे के सारे एक नए जीव बन जाएंगे। तो यानी रीजनरेशन आपका कौन करता है? एक तो प्लैनेरिया करता है, एक हाइड्रा करता है। कौन करता है? प्लैनेरिया और हाइड्रा, रीजनरेशन। यानी इसको अगर तुम काट दोगे ना, अगर इनको काट दोगे, यानी ये देखो ये तुम्हारा है प्लैनेरिया और ये है हाइड्रा। इसको काट दिया तो अलग अलग ये सारे जो कटे भाग है ना वो अलग अलग जीव बन गए प्लैनेरिया के। ये हाइड्रा है, इसको काट दिया तो ये सारे जो हैं ये कटे जो भाग हैं ये सारे अलग अलग जीव बन गए। तो यानी क्या होता है इसके अंदर? यानी एक जीव बहुत सारे भागों में टूटेगा और जो जितने भी टूटे पार्ट्स हैं वो अलग अलग जीव बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कौन कौन करता है? तो रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म समहाउ कट्स और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। जो जीव है ना वो कैसे भी करके जो है मतलब कुछ पीस में या बहुत सारे पीस में जो है टूट जाते हैं, ठीक है। और जितने भी पीस में वो टूटते हैं वो सारे नए जीव बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। तो कौन करता है ये? हाइड्रा और प्लैनेरिया। तो बताओ द्विखंडन कौन करता है? तो अमीबा और लेशमानिया। कौन करता है? अमीबा और लेशमानिया। बहुखंडन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। फ्रैगमेंटेशन कौन करता है? यानी फ्रैगमेंटेशन मतलब खंडन कौन करता है? तो स्पाइरोगायरा। और रीजनरेशन कौन करता है? तो आपका मैंने क्या बताया? हाइड्रा और प्लैनेरिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में क्या होता है? एक बड होता है, बड का मतलब क्या होता है? एक बड होता है, बड। यानी मैंने क्या किया कि एक मैंने प्लांट्स लिया, अब यहाँ पे ना कुछ उभार सा आ गया, इसी को मैं क्या कहूँगा? इसी को मैं बड कहूँगा। क्या कहूँगा इसको? बड कहूँगा, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है कि एक प्लांट्स के ऊपर ना थोड़ा सा उभार आ जाता है, उसे बड कहते हैं। तो वो जो है लगभग धीरे धीरे वो प्लांट से अलग हो जाएगा और एक नया पौधा बन जाएगा। इसको कहते हैं बडिंग, यानी मुकुलन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मुकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। तो क्या बोलोगे? पौधों में एक जो उभार सा आएगा जिसको हम मुकुल कहते हैं और वो धीरे धीरे पौधों से अलग हो जाएगा और एक नया जो है जीव उत्पन्न हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं मुकुलन विधि कहते हैं। हाइड्रा इसका सबसे मेन एग्जांपल है, सबसे मेन एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो बडिंग मेथड क्या होता है? एक बड जो है वो फॉर्म होता है, एक बड जो है वो डेवलप होता है, फॉर्म होता है। यानी एक बड जो एक मुकुल का निर्माण होता है, ठीक है, इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स। इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, फिर वो पेरेंट्स से अलग हो जाएगा। डिटैच का मतलब तो अलग हो जाना, ठीक है, अपॉन द मैच्योरेशन, बड़े होने के बाद, ठीक है। और डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और नया जो है वो आपका क्या बन जाएगा? ये जो जीव है नया जीव बन जाएगा। मतलब क्या है बडिंग में? पहले बड एक उभार आएगा जिसको हम बड कहेंगे और वो जो बड है वो मैच्योर होने के बाद वो अलग हो जाएगा अपने पेरेंट्स से, डिटैच हो जाएगा और वो जो अलग हो जाएगा वो एक नया जीव बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? बडिंग यानी मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन में एक पौधे के अंदर उभार आता है, इसको हम मुकुल कहते हैं, और वो उभार जो है वो अपने जनक से अलग होकर एक नया पौधा बन जाता है, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। कौन करता है ये? हाइड्रा और यीस्ट। कौन करता है? हाइड्रा और यीस्ट जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये देखो हाइड्रा में पहले क्या हुआ? पहले थोड़ा सा बढ़ा आया, फिर बड़ धीरे धीरे बढ़ा, फिर बड़ जो और ज्यादा बढ़ गया। अब ये क्या हो जाएगा? मैच्योर होकर ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो एक नया जीव जो है बन जाएगा, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। कायिक प्रबंधन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है। तो कायिक प्रबंधन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? कायिक प्रबंधन की बात करते हैं। तो कायिक प्रबंधन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? तो ये देखोगे, यानी इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स। मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, कायिक प्रबंधन में बीज से नहीं, कायिक प्रबंधन में पौधों को तो उगाया जाएगा लेकिन विदाउट सीड्स। कायिक प्रबंधन में पौधों को उगाया जाएगा लेकिन किसके द्वारा? बिना बीज के, बिना सीड्स के। समझ में आया? कायिक प्रबंधन में पौधों को उगाया जाता है बिना बीज के, बिना सीड्स के। तो किससे उगाया जाएगा? तो जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या पत्तों के द्वारा उगाया जाता है। समझ में आया? यानी जड़, तना या पत्तों के द्वारा, बिना बीज के। कायिक प्रबंधन में पौधों को उगाया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पौधों को उगाया जाता है लेकिन बिना बीज के द्वारा, और ये सस्ते होते हैं।
ये सस्ते हो जाते हैं और इजीली ग्रो हो जाते हैं, ये आपके चीप और इजी टू ग्रो है, ठीक है। तो इसके फायदे क्या हो जाएंगे कि बिना बीज के पौधों को उत्पन्न कर सकते हो आप, ये सस्ते भी होते हैं, चीप है ये, और आसानी से उग जाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि कायिक प्रबंधन के लाभ बताओ, तो ये सस्ते होते हैं, इजी टू ग्रो है, आसानी से इसको ग्रो कर सकते हो, चीप होता है ये, और ये लगभग पेरेंट्स के लगभग सेम होते हैं, पेरेंट्स के लगभग सेम होते हैं। इसमें बिना बीज के जो पौधे होते हैं ना उनको उत्पन्न कर सकते हो, जैसे केला हो जाता है, बनाना हो जाता है, ठीक है। इसके तो देखोगे रूट के द्वारा किसको उगाया जाता है, डहलियास और स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी होता है, ठीक है। तो शकरकंदी जो है और डहलियास जो है उसको बाय रूट के द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। और स्टेम के द्वारा किसको उगाया जाता है, पोटैटो और जिंजर, ठीक है, यानी जो आलू है और अदरक, आलू और अदरक, आलू और अदरक को तना के द्वारा उगाया जाता है। देखो आलू और अदरक जो है वो किसके द्वारा उगाया जाता है, तो तना के द्वारा, ठीक है, यानी तना के द्वारा, स्टेम के द्वारा। लीव्स के द्वारा ब्रायोफाइलम, बहुत ज्यादा मेन है ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम का एक पत्ता होता है, यानी लीफ नॉट्स बियर बर्ड्स विच डेवलप्स इनटू प्लांट्स, मतलब इसके पत्तों के ऊपर ना, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे ना बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये जो उभार आ जाते हैं, ये जो है एक नए पेड़ पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। तो बताओगे मुझे कायिक प्रबंधन में कौन से पौधे को उत्पन्न करते हैं जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, और हम इसमें इसके फायदे क्या हो जाएंगे, तो बिना बीज के पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं हम, और इसके फायदे क्या हो जाएंगे, ये चीप है आपका, सस्ता है, ये आसानी से उग सकता है, ये लगभग पेरेंट्स के एकदम समान होगा ये, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कि इसमें हम पौधों को बीज से नहीं उगाते तो किससे उगाते हैं, तो जड़ से उगाते हैं, या तना से, या पत्तों से। पत्तों से किसको उगाते हैं, पत्तों का एक एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम, क्या है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। और जो है तना का एग्जांपल क्या है, तना का है, तना देखो दो वर्ड का है, तना है, स्टेम मतलब तना, तना दो वर्ड का है, तो आलू और अदरक दोनों ही और से चालू है, आलू और अदरक, आलू और अदरक जो है यानी पोटैटो और जिंजर जो है तना से, ठीक है। और रूट से कौन है, डहलियास और स्वीट पोटैटो, ठीक है, डहलियास और स्वीट पोटैटो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखेंगे आप, तो आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड मतलब कृत्रिम विधि क्या है, कृत्रिम विधि क्या है, यानी पौधों को उगाने के लिए कृत्रिम मतलब जो हम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो एक होता है क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, यानी क्राफ्टिंग मतलब रोपण विधि, तो रोपते हैं ना, आम के आपने पौधों को लाया, आपने आम के पौधों को खरीदा और उसको रोप दिया, तो ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब रोपण विधि, कौन है, मैंगो के द्वारा करते हैं। और एक होता है कटिंग, तो कटिंग जो है वो रोज, अगर रोज बटेगा तो सबका कटेगा, तो मतलब सिंपल सी बात है, क्या बताओगे, यानी जो कटिंग है, कटिंग मतलब रोज, ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब कटिंग मतलब रोज, कर्तन विधि, तो मतलब जो कटिंग मेथड के द्वारा किसको उगाया जाता है, तो रोज को उगाया जाता है, ठीक है, रोज को, यानी इसके जो है ना, इसके आप इसको काट देते हैं और आराम से मतलब इसके पौधों को जो है अगर आप कहीं पे लगा दोगे ना, जोड़ के अगर लगा दोगे, अटैच कर दोगे, तो ये आपका एक पौधा जो है गुलाब का पौधा उग जाएगा, ठीक है। लेयरिंग, तो लेयरिंग मतलब हो गया था जैस्मिन यानी चमेली, एक लेयर बना के एक परत बना के जो है, लेयर बना के जो है हम इसको उगाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग मेथड, रोपण विधि से किसको रोपते हैं, आम के पौधे को। हमने किसको रोपा था, आम के पौधे को। कब कटा था आपका, यानी सॉरी मतलब जो है कटिंग मतलब कर्तन, ठीक है। तो कर्तन विधि से किसको रोपते हैं, तो क्या बोलोगे, रोज को यानी गुलाब को, ठीक है। और जैस्मिन यानी चमेली का जो फूल है उसको हम लेयर बना के जो है उसको हम क्या करते हैं, उगाते हैं, तो लेयरिंग मेथड है, ठीक है। अब हमारा जो है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं, हम नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं अपने एक साइंस लैब, एक लेबोरेटरी में, ठीक है, एक जो है साइंस लैब में, इसको कैलस कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय टिश्यू ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, मतलब टिप ऑफ द प्लांट पे एक कोशिका होगा, तो कुछ कोशिका होगी तो उसको आप ले लोगे, ठीक है। यानी प्लांट के जो सबसे पौधों के सबसे ऊपर पे यानी कुछ जो कोशिका पाई जाती है उसको हम ले लेते हैं, और दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन द कल्चर मीडियम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैलस। इसको जो है किस में डाला जाता है, कल्चर मीडियम में डाला जाता है, ठीक है। तो बोलोगे कहां से हमने क्या लिया है, तो प्लांट्स के टिप से हमने कोशिका उठा ली है, ठीक है, और इसको हमने कहां पे, कौन से मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में। कौन से मीडियम में डाला है, कल्चर मीडियम में। और फिर क्या बनेगा, कैलस बनेगा, हिंदी में भी कैलस ही कहते हैं, क्या बनेगा, कैलस बनेगा। और ये कैलस फिर किस में डाला जाएगा, हार्मोन मीडियम में। बताओ मैंने क्या किया है, बताओ टिश्यू कल्चर में क्या किया हमने, तो हम टिश्यू कल्चर में लैब में टिश्यू का निर्माण करते हैं, कहां पर निर्माण करते हैं, लैब में। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है आपका, क्या बोलोगे कि प्लांट्स के टिप से अब जो है सेल ले लोगे, कोशिका ले लोगे प्लांट के टिप से, ठीक है, ब्रांच से, फिर उसको कहां पे डालोगे, तो डालोगे आप कल्चर मीडियम में, ठीक है।
और फिर क्या बनेगा, तो कैलस बनेगा, ठीक है। फिर कैलस को कहाँ पे डालोगे, हार्मोन मीडियम में, ठीक है। और हार्मोन मीडियम में डालते ही विच कॉजेस ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, और यही जो है आपका, यहीं पे नए कोशिकाओं का ग्रोथ होगा, ठीक है, या डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, जो आर्किड्स होते हैं, आर्किड्स को आर्किड्स ही कहते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब सजावटी पौधे, तो इसका निर्माण किया जाता है, सजावटी पौधे और जो आर्किड्स है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो बताओ मुझे, द्विखंडन विधि द्वारा कौन जनन करता है, तो आपका लेशमेनिया और अमीबा। बहुखंडन विधि द्वारा प्लाज्मोडियम। खंडन विधि द्वारा, खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, तो स्पाइरोगाइरा। रीजनरेशन के द्वारा दो बताया था, प्लेनेरिया और हाइड्रा। बडिंग मतलब मुकुलन के द्वारा कौन बताया था सबसे मेन, तो बडिंग यानी हाइड्रा यानी यीस्ट, हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है। फिर कायिक प्रबंधन हमने पढ़ा था, तो कायिक प्रबंधन में कौन से जीवों को उत्पन्न करते हैं हम, तो कौन से जीव जो बीज नहीं उत्पन्न कर सकते उसको। फायदे बताओ इसके, सस्ते हैं, आसानी से ग्रो हो सकता है ये, ठीक है, और ये बिना बीज वाले पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, और सेम एज इट इज जो है जनक के समान होता है, ठीक है। अच्छा, अगर बीज से नहीं उत्पन्न करते तो हम किससे उत्पन्न करते हैं, तो हम उत्पन्न करते हैं बाय रूट, बाय स्टेम या बाय लीव्स, पत्तों से या जड़ से या तना से। अच्छा, जड़ से हम किसको उगाते हैं, तो जड़ से मैंने क्या बताया था, स्वीट पोटैटो और जो दहलियाज है, ठीक है, यानी शकरकंदी और दहलियाज। अच्छा, हमने फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, यानी जो स्टेम से यानी तना से, तना देखो तना दो वर्ड का है, तो आलू और अदरक, ठीक है, जिंजर और पोटैटो, ठीक है। और तीसरा कौन सा था हमारा, लीव्स, तो लीव्स का तो सबसे मेन है ब्रायोफाइलम, 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 ठीक है, पत्तों से। अब मैं तो बताओगे, तो मतलब आर्टिफिशियल मेथड कौन सा है, तो आर्टिफिशियल मेथड में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कौन सा है, तो पहला आपका कौन सा है, यानी ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मतलब रोपण विधि, तो हमने किसको रोपा था, मैंगो यानी आम के पौधों को। कटिंग मतलब कर्तन विधि, कर्तन विधि द्वारा मतलब काट के हम किसको ऐड करते हैं, किसके पौधों को उगाते हैं, रोज के यानी गुलाब के। और लेयरिंग मेथड में किसका हम लेयर बनाते हैं, चमेली यानी जैस्मिन का, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है, कि इसमें हम टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी सेल का निर्माण करते हैं लैबोरेटरी में, लैब में, ठीक है। यानी कैसे निर्माण करते हैं, तो हम जो है प्लांट्स के ऊपर से जो टिप्स है ना, सेल ले लेंगे, फिर कहाँ पे डालेंगे उसको डालेंगे हम कल्चर मीडियम में, फिर किसका निर्माण होगा, आपका कैलस का, ठीक है। फिर कैलस को कहाँ पे डालेंगे, हार्मोन मीडियम में, और फिर नए सेल का निर्माण होता है। कौन कौन से पौधे जो है टिश्यू कल्चर से उगाए जाते हैं, तो सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और जो है ऑर्किड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, तो ये सब आप पढ़ लोगे, अभी ही मैंने बताया है क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। स्पॉर फॉर्मेशन क्या है, तो स्पॉर फॉर्मेशन जो है, यानी क्या होता है स्पॉर फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखोगे, स्पॉर्स आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। स्पॉर फॉर्मेशन मतलब आपका बीजाणु समासंग, ठीक है। बीजाणु समासंग में एक होता है, बीजाणु का समासंग होता है, मतलब बहुत सारे बीज एक ही जगह पर उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। और स्पॉर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो स्पॉर्स होते हैं, जो बीजाणु समासंग होते हैं, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब की तरह होते हैं, ठीक है। और कवर्ड बाय द थिक वॉल, मोटे मोटे दीवारों से वो कवर होते हैं, मतलब बीजाणु समासंग में जो बीज है ना, वो मोटी दीवारों से कवर होते हैं, गोल होते हैं, बल्ब की तरह होते हैं, ठीक है। और अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिज्म, और अगर इनको अच्छा कंडीशन मिल जाता है तो अपने जीवों को उत्पन्न करें। तो क्या बोलोगे, स्पॉर फॉर्मेशन में बीजाणु समासंग में ये किसकी तरह होते हैं, तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बल्ब की तरह होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये किससे, इनकी दीवार कितनी होती है, तो इनकी दीवार मोटी होती है, ठीक है। और ये जब अगर इनको फेवरेबल, इनको अच्छा कंडीशन मिल जाएगा, तो ये नए जो है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या आपका एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल गया ना, यहाँ पे बहुत सारे बीज होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये फटेगा तो बीज जो है निकल के बाहर आ जाएंगे, और फिर नए जो है जीव का उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम सबसे मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सबसे मेन पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर पूछा जाएगा कि बताओ मुझे, प्लांट्स के अंदर जो वो जनन भाग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कौन सा होता है, तो फ्लावर, ठीक है। यानी फूल जो है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो फूल है, बताओ कौन कौन, तो फूल यानी फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, ठीक है। पौधों का जनन अंग कौन सा है, फ्लावर, कौन सा है, फ्लावर है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो फ्लावर के कितने भाग होते हैं, तो आपका मेन इसका जो है, आपका एग्जाम में इसके आपका जो है ना डायग्राम आता है बनाने के लिए, तो इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, यानी सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। कितने होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन, अब ये देखो स्टेमन में क्या आ रहा है आपका, यानी
स्टैमेन में देखोगे तो स्टैमेन में मैन आ रहा है ना, तो ये होते हैं पुंकेसर, ठीक है, मैन वाले पुंकेसर। अब पिस्टल में, भाई पिस्टल मतलब बंदूक लेके तो लड़कियां खड़ी रहती है, लड़कियां खड़ी रहती है ना आजकल, तो आजकल बंदूक लेके खड़ी हो, मतलब जो जो मेल है उनको डरा धमका के रखनी है, डरा धमका के रखनी है, किसके थ्रू, पिस्टल के थ्रू। तो ये याद रखना, पिस्टल मतलब बंदूक ठोक देंगे सीधा। तो ये आजकल लड़कियां जो है लगभग बंदूक लेके तो खड़ी हैं, तो क्या याद रखोगे, पिस्टल मतलब स्त्री केसर, स्टैमन मैन मतलब पुंकेसर, और क्या होता है आपका सेपल पेटल, सेपल पेटल्स। तो सेपल होता है आपका पंखुड़ी, और पेटल्स होता है बाह्यदल, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो बताओ मुझे, पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, तो बोलोगे फ्लावर। पौधों का जनन अंग कौन सा होता है, फ्लावर होता है। कौन सा होता है, फ्लावर। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल। सेपल मतलब पंखुड़ी, पेटल्स मतलब बाह्यदल, फिर आपका जो है पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, तो ये आपका काफी बार आएगा ये क्वेश्चन, आप जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाना इसको, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखोगे, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि दोनों दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों ही एक ही पौधों में पाए जाएंगे, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों पार्टी एक ही पौधे में पाए जाएंगे, उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, यानी उसको हम उभय लिंगी कहेंगे, ठीक है, उभय लिंगी। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब एक लिंगी नाम से पता चल रहा है, एक लिंगी मतलब एक ही लिंग होगा, यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि का मतलब होता है यूनिट मतलब एक, ठीक है। तो यूनि फ्लावर में यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, कोई एक पार्ट होगा, या तो मेल या तो फीमेल। तो मतलब क्या है, मैंने बोला बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल में यानी उभयलिंगी पुष्प में दोनों पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब बाय मतलब दो होता है, उभय मतलब दो। तो उभयलिंगी पुष्प में दोनों पार्ट्स एक ही फूल में पाए जाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। और एक लिंगी पुष्प में यूनिसेक्सुअल वाले में जो फ्लावर है उसमें या तो मेल पाए जाएंगे या तो फीमेल पार्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हैबिस्कस और मस्टर्ड, यानी जो ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, तो उभयलिंगी है, हैबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। हैबिस्कस का मतलब होता है सरसों, मस्टर्ड का मतलब सरसों, और ये आपका गुड़हल, ठीक है। तो हैबिस्कस और आपका मस्टर्ड, तो मस्टर्ड मतलब सरसों, हैबिस्कस मतलब गुड़हल, ठीक है। तो हमने 100 रुपए के 2 किलो गुड़ के, आप ऐसे याद रखना, 100 रुपए के ना आप 2 किलो गुड़ लेके आए। 100 रुपए के कितने गुड़ लेके आए आपने, 2 किलो गुड़ लेके आए। तो याद रखना, हमने 100 रुपए के 2 किलो गुड़ लेके आए ना, तो 100 रुपए मतलब सरसों और गुड़ मतलब गुड़हल, ठीक है। सरसों और गुड़हल, और कितने किलो लेके आए थे, 2 किलो। तो मतलब दोनों ही आपके प्लांट्स के अंदर दोनों ही पार्ट्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल बताओ, बाइसेक्सुअल के अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, तो 100 रुपए के 2 किलो गुड़, यानी सरसों और गुड़हल, ठीक है, हैबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल बताओ, तो यूनिसेक्सुअल मतलब आपका जिसमें एक ही पार्ट पाया जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो या तो पपाया होता है या वाटरमेलन, ठीक है, पपीता या तरबूज, पपीता या तरबूज, ठीक है। तो पपीता और तरबूज को आप कैसे याद रखोगे, यानी आप याद रखोगे इसको कि पपीता मतलब पापा जो है, जो पापा जी जो है उन्होंने 1 किलो तरबूज लेके आए हैं, 1 किलो तरबूज अपने पास लेके आए हैं, यानी 1 किलो तरबूज मतलब एक ही पार्ट पाए जाएंगे, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। किसने लाया था, पापा ने लाया था, ठीक है। तो याद रखना, बताओ उभयलिंगी पुष्प के एग्जांपल बताओ, तो बताओगे कौन से, उभयलिंगी मतलब दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही, ठीक है। तो कौन है उभयलिंगी बाइसेक्सुअल के एग्जांपल, तो बताया था 100 रुपए के 2 किलो गुड़, ठीक है, तो गुड़हल और सरसों, ठीक है। और एक लिंगी पुष्प बताओ एग्जांपल, तो एक लिंगी पुष्प के एग्जांपल क्या जाएंगे, पपाया यानी पपाया, ठीक है, पपीता, और दूसरा वाटरमेलन तरबूज लाए थे 1 किलो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तुम, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और प्लांट्स के अगर होगा, चलो यही पिक्चर है, चलो ये देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये क्या होता है, पेटल्स होता है, ठीक है। तो पेटल्स मतलब क्या होता है आपका पंखुड़ी, ये जो है ये पंखुड़ी, लाल लाल पिंक, जो लाल पिंक या येलो कलर के जो होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, पेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, पंखुड़ी यानी पेटल, पहला याद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, शैपल, ये जो है ना आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के बाह्यदल, इसको कहते हैं बाह्यदल कहते हैं, शैपल कहते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, 2 बचा, स्त्री केसर पुंकेसर, पुंकेसर मतलब पुरुष, स्टेमन। अब पिस्टल लेके कौन खड़ी थी, स्त्री, है ना, तो पिस्टल मतलब कौन हो जाएगा आपका, यानी स्त्री केसर। तो हमेशा याद रखना, जो स्त्री है भैया एक ही होती है, ये देखो एक स्त्री है, इसके पीछे कितने सारे आपके मेल है, तो याद रखना, ठीक है। तो यानी ये है स्त्री, एक ही स्त्री है, बहुत नाइंसाफी है,
ठीक है। तो यानी हम देखेंगे, यानी एक है स्त्री केसर, यानी एक जो है क्या कहलाएगा, पिस्टिल कहलाएगा, यानी एक पिस्टल है यहाँ पे। और ये जो मिल जाएंगे ना आपको, ये देखो 4-5, ये जो चार है इसको हमें स्टैमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टैमेन, यानी पुंकेसर। तो पुंकेसर आपके 4 है यहाँ पे देखे, और स्त्री केसर कितनी है, 1 है, ठीक है, एक स्त्री केसर यानी एक है पिस्टल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ना, तो आपको अगर मैं बात करूंगा तो पुंकेसर को हम एक बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है क्या है बाहर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। एंथर मतलब पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश। यहाँ पे पराग कण होता है, तो इसको कहते हैं हम पराग कोश, यानी जहाँ पे पराग कण होता है, यानी पॉलन ग्रेन होता है, इसको एंथर कहते हैं। और ये फिलामेंट कहलाता है। ये जो है, ये ना, ये पार्ट जो है ये तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है। ये पार्ट जो है फिलामेंट कहलाता है, तंतु कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है, फिलामेंट यानी तंतु। तो बताओ पुंकेसर के कौन से 2 भाग होते हैं, एक पराग कोश और एक आपका तंतु। पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है, और तंतु तो तंतु ही होता है, ठीक है। और मेल, अगर फीमेल पार्ट देखूंगा, अगर मैं फीमेल पार्ट देखूंगा, तो फीमेल पार्ट में आपका सबसे पहला ये होता है, ये स्टिग्मा। स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ठीक है। फिर ये होता स्टाइल। अब लड़कियां तो स्टाइल मारती है, ठीक है। तो मेन क्या है, स्टिग्मा यानी वर्तिका, और ये हो जाएगा आपका क्या, स्टाइल, स्टाइल मार रही है, ठीक है। तो यानी स्टाइल यानी आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। ये वर्तिकाग्र, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय यानी ओवरी हो जाएगा। तो बताओ पिस्टल के तो 3 भाग कौन सा होता है, स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टाइल ये वाला, और ओवरी सबसे नीचे, ठीक है। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, और क्या हो जाएगा, अंडाशय, ठीक है। तो पूछा जाएगा जो फल बनते हैं ना, वो फूल के कौन से भाग से बनते हैं, अंडाशय से, ओवरी से। फल के कौन से भाग से फूल बनते हैं, तो अंडाशय से यानी ओवरी से। बताओ फूल का जननांग कौन सा, मतलब पौधों का जननांग कौन सा है, फूल है। फूल के 4 पार्ट्स कौन से हैं, तो पंखुड़ी, बाह्यदल, स्त्री केसर, पुंकेसर, ठीक है। तो ये सब बता दोगे, ठीक है। पुंकेसर के 2 भाग कौन से हैं, तो आपका एक पराग कोश और एक होता है आपका तंतु, ठीक है, यानी एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया, आपका स्त्री केसर के 3 भाग कौन से, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल मारते हुए, ठीक है, फिर ओवरी, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र, और क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय ही क्या बनेगा, बाद में फल बनेगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड कैसे बनता है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखोगे पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस इन एंथर। एंथर मतलब परागकोश, जो परागकोश है उसी में परागकण बनेगा ना। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है, यानी पॉलन ग्रेन जो होता है वो आपका एंथर में होता है, और ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा बताया था सबसे ऊपर भाग, स्त्री केसर का सबसे ऊपर भाग, पिस्टल का सबसे ऊपर भाग, ठीक है। तो मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा, सीधा स्टिग्मा पे आ जाएगा, और जो कि सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर सेम स्टिग्मा पे आ जाए, मतलब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का अगर है और सेम स्टिग्मा पे आ जाए, तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है, यानी स्वपरागकण। अगर उसी पुष्प का जो परागकण है अगर उसी पुष्प पे आ जाए, उसी पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिका पे आ जाए, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्वपरागण, ठीक है। और कारण क्या होता है इस सबका, तो एयर, वाटर, एनिमल्स, है ना, जो मधुमक्खी है मतलब बैठा वहां पे, तो और फिर जाके स्टिग्मा पे बैठ गया, वो यानी वर्तिका पे बैठ गया, पहले वो एंथर पे बैठा था, ठीक है। तो उससे जो है आपका जो परागकण है वो स्टिग्मा पे चला जाता है, यानी वर्तिकाग्र पे चला जाता है, या तो वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा उड़ते उड़ते जो है लगभग एंथर जो उड़ते उड़ते आपका स्टिग्मा यानी वर्तिका पे चला गया, ठीक है। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प का है, दूसरे पुष्प का अगर पॉलन ग्रेन है, और अगर वो दूसरे पुष्प पे आए, यानी अगर आपका, यानी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फूल का है, मतलब पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फूल का है और स्टिग्मा किसी दूसरे फूल का है, तो क्या बोला, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प का दूसरे पुष्प पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पुष्प का पॉलन ग्रेन उसी पुष्प पे आ जाएगा, ठीक है, उसी फ्लावर पे आ जाएगा, यानी स्वपरागण में क्या होगा, उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प पे आ जाएगा, और पर परागण में क्या होगा कि दूसरे पुष्प का जो परागकण है वो किसी दूसरे पुष्प पे आ जाता है, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला आपका, फॉर एग्जाम्पल ए जो है एक फूल है, अगर पॉलन ग्रेन यहीं से निकला और यहीं पे आ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे बी फूल है, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, बी फूल पे आ गया,
तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। तो अब फिर क्या होता है आपका, तो ये धीरे धीरे आपका फिर स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए ओवरी में जाएगा और ओवरी में ये फल बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब आप जो है इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो बताओ कौन सा बनता है, तो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स बताया था ना, और बाकी जो फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो बताओगे मुझे सेल्फ पॉलिनेशन, pollen grain, सेम फ्लावर सेम स्टिग्मा, क्रॉस पॉलिनेशन अदर फ्लावर का pollen grain अदर फ्लावर का स्टिग्मा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हमारा जो है देखो pollen grain पहले यहाँ पे आएगा, फिर स्टाइल से होते हुए ओवरी में चला जाएगा और यही यहाँ पे आपका फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे सबसे मेन अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग सबसे मेन यही है। तो इसको जो है हम देखते हैं कि क्या है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब जो है लैंगिक परिपक्वता क्या होती है। तो यानी ह्यूमन बीइंग में मैंने क्या बताया आपको कि सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता क्या होती है कि यानी मेल में अंडाणु का निर्माण, फीमेल में नहीं, मेल में जो है स्पर्म का निर्माण यानी शुक्राणु का निर्माण, और फीमेल में जो है अंडाणु का निर्माण, ठीक है। ये याद रखना। मेल का एज क्या होता है 14 साल, फीमेल का कितना होता है 12 साल, ठीक है। तो याद रखना यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब लैंगिक परिपक्वता मतलब अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होना। अंडाणु का निर्माण फीमेल में, शुक्राणु का निर्माण मेल में, ठीक है। तो अब कॉमन चेंजेस देखते हैं कि क्या होता है, यानी कॉमन चेंज मेल और फीमेल में क्या कॉमन चेंजेस आते हैं। काफी ज्यादा पूछा था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल के भी इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो मेल और फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया, यानी जो जो जननांग होते हैं, ठीक है, या जो आर्मपिट्स होते हैं, ठीक है, जो जननांग होते हैं या आर्मपिट्स होते हैं यानी जो काख होते हैं, तो उनमें क्या होता है थिक हेयर यानी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो हेयर है वहां पे ग्रो होना, ये लगभग मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, ठीक है। स्किन बिकम्स ऑयली एंड रिजल्ट पिंपल्स, पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं, यानी पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं, स्किन जो है ना ऑयली हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है जब पिंपल्स आए तो ऑयल नहीं लगाने के लिए, ठीक है। तो बताओगे दोनों में कॉमन चेंज क्या है कि जेनिटल एरिया यानी जनानंगों पे बाल आना, या बोलोगे पिंपल्स आना, ऑयली फेस हो जाना, मुहासे आना, ये सब बता दोगे। गर्ल्स में क्या चेंज आता है, तो गर्ल्स में चेंज क्या आता है, तो ये देखोगे तो क्या चेंज आता है, तो ब्रेस्ट का साइज का जो है बिगिन टू इंक्रीज, यानी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, जो स्तन का आकार है वो बड़ा होना, और फिर क्या बताया गया है गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, तो मेंस्ट्रुएट जो है मेंस्ट्रुएट होना यानी जो लड़कियां हैं उनका ऋतुस्राव जो है होना, यानी मासिक धर्म में आ जाना, ठीक है। इन बॉयज, बॉयज में क्या होता है, तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, यानी फेस के ऊपर जो है दाढ़ी या मूछों का आ जाना, ठीक है। और बॉयज बिगिन टू क्रैक, ठीक है। तो बॉयज जो वॉइस जो है यानी जो वॉइस है उनकी जो आवाज है वो फटने लग जाती है, ठीक है। तो ये लगभग बॉयज में चेंज आ गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखो। एक होता है टेस्टिस, टेस्टिस जो है एक पेयर में होता है जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, इसमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसलिए बॉडी के बाहर पाया जाता है, और टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो बताओगे टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस मतलब वृषण, वृषण हमारे कहाँ पे पाया जाता है, बॉडी के बाहर एक पेयर होता है और इसमें टेम्परेचर क्या चाहिए होता है बॉडी से कम, और इससे किसका निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। यानी टेस्टोस्टेरोन का यानी स्पर्म का भी निर्माण होता है। तो और ये जो है कई बार पूछा गया ये इसको कौन किसके अंदर पाई जाती है टेस्टिस, तो स्क्रोटम में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है स्क्रोटम में, ठीक है। तो याद रखना तो टेस्टिस जो है एक पेयर होता है, कहाँ पे होता है स्क्रोटम में होता है, और क्या बताया गया है यानी जो ये जो है ना ये क्या होता है, तो मेल जो जर्म सेल है जो स्पर्म है उसको फॉर्म यानी शुक्राणु को बनाने का निर्माण करता है, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन भी निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो बताओ टेस्टिस कौन से हार्मोन को निकालता है, टेस्टोस्टेरोन। और क्या बताया गया है कि यानी जो ये आपका क्या करता है स्पर्म का भी निर्माण करता है, शुक्राणु का भी निर्माण करता है, ठीक है, टेस्टिस यानी वृषण, ठीक है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है कि वास्ट डिफरेंस क्या होता है या यूरेथ्रा क्या होता है। तो वास्ट डिफरेंस जो है क्या होता है, तो इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, मूत्र मार्ग में
टेस्टिस के थ्रू जो है मूत्र मार्ग में जो है लगभग क्या करना, तो क्या भेजना, स्पर्म को भेजना, ये वास्ट डिफरेंस का काम है, ठीक है। शुक्रवाहिका कहते हैं इसको, शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु को वृषण से शिशन में भेजना, ठीक है। वृषण से शिशन में किसको भेजना, शुक्राणु को, वास्ट डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, तो एक कॉमन पासेज है, कॉमन पासेज है यहाँ से, यानी यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग, ठीक है। तो यहाँ से यूरिन भी निकलता है और यहाँ से जो स्पर्म भी, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। यूरिन और स्पर्म दोनों सेम जगह से निकलता है, इसको हम यूरेथ्रा यानी क्या कहते हैं, यानी मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे जो कि क्या करते हैं, उनको फूड देते हैं, स्पर्म को फूड देते हैं या न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये जो है यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या है ये देखो, टेस्टिस बताया गया है, देखो बॉडी के बाहर है, क्या बताया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है ना, स्पर्म को बनाने का काम करता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और टेस्टिस को किस में पाया जाता है, वो स्क्रोटम में, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, ये एक पासेस है जहाँ से आपका यूरिन और जो स्पर्म है दोनों ही बाहर निकलता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, तो वास्ट डिफरेंस में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस मतलब क्या बताया था, शुक्राशय, यहाँ से आपका, यहाँ से शुक्राणु, ये शुक्राणु जो है लगभग यहाँ से आपका किस में आ जाएगा, शिशन में आ जाएगा, ठीक है। शुक्राणु जो है यहाँ से कहाँ पे आएगा, आपका शिशन में आ जाएगा, यानी ये जो है शिशन यानी पेनिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। सेमिनल वेसल्स और पोस्टल ग्लैंड क्या बताया मैंने, ये आपका क्या काम करेगा, तो फूड या न्यूट्रिशन देने का काम करेगा स्पर्म को, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो है अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ओवरी होता है, तो ओवरी भी कितने में होते हैं, जैसे टेस्टिस पेयर में होते हैं ऐसे ओवरी भी पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ओवरी किसका निर्माण करता है, ओवम का यानी एग्स का, और कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ओवरी क्या निर्माण करता है, ओवरी मतलब अंडाशय क्या निर्माण करता है, महिला में क्या होता है, अंडाशय कितने होते हैं, पेयर में, 2 पेयर, एक पेयर में होता है, ठीक है। क्या निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, सॉरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या बोलोगे एग का यानी अंडाणु का, ठीक है। तो और मुझे बताओगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, निषेचन कहाँ पे होता है, फिलोपियन ट्यूब में, निषेचन कहाँ पे होता है, फिलोपियन ट्यूब में, याद रखना, यानी अंडवाहिका में होता है, फिलोपियन ट्यूब में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, निषेचन मतलब यानी अंडाणु शुक्राणु का मिलना, कहाँ पे मिलेगा वो, फिलोपियन ट्यूब में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यानी अंडवाहिनी में मिलेगा, ठीक है। और यूटेरस क्या होता है, यूटेरस मतलब गर्भाशय, जहाँ जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और जहाँ पे बेबी जो है ना वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये देखो यहाँ पे बताया गया, ये भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कई बार पूछा गया, 5 नंबर में आता है सीधा, तो याद रखना। तो इसको कहते हैं यानी जो है, यानी इसको वजाइना कहते हैं, यानी ये जो है यूटेरस होता है, यहीं पे जो है बेबी ग्रो होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ओवरी है, यहीं से आपके अंडाणु यानी एग्स का निर्माण होता है, और ये निषेचन यानी फिलोपियन ट्यूब इसे ही कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं अंडवाहिका, यहीं पे क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है, मिलते हैं अंडाणु शुक्राणु, ठीक है। अंडाणु शुक्राणु कहाँ पे मिलते हैं, फिलोपियन ट्यूब में। अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, तो एग अगर फर्टिलाइज हो जाएगा ना तो बेबी का निर्माण हो जाएगा, 9 महीने तक जो है जो लेडी है और जो लड़की है उनको मतलब जो मैस्टुरेट जो है वो नहीं कर पाएगी, वो जो है ऋतुस्राव उसका नहीं होगा, ठीक है, यानी उसका जो मासिक धर्म जो है वो रुक जाएगा 9 महीने तक। तो फर्टिलाइज एग जो है कॉल जाइगोट। अगर अंडाणु और शुक्राणु अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा, तो अंडाणु और शुक्राणु अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है, यानी जाइगोट बनता है। और जाइगोट के जब हाथ पैर आ जाएंगे ना तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, ठीक है। तो याद रखना, यानी फर्टिलाइज एग क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, याद रखना, जाइगोट डबल सेल नहीं है, बोलना कि अंडाणु शुक्राणु मिले, दोनों मिले, 2 सेल है, नहीं, एक सिंगल सेल है, ठीक है, तो याद रखना। और एम्ब्रियो क्या होता है, जब ये इसके हाथ पैर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब याद रखना, इसके अंदर प्लेसेंटा का कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या काम करता है, तो प्लेसेंटा इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस ऑफ एरिया एक्सचेंज द ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, यानी माता पिता से जो मम्मी है ना, मम्मी से जो है बच्चों को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ये प्रदान करना, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो बच्चे जो बेबी का वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, प्लेसेंटा का काम होता है, याद रखना, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है इसको याद रखना, इसका काम क्या है, तो यानी मदर की ब्लड से जो है वो बच्चों को न्यूट्रिशन यानी पोषण देना, उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, उसको ऑक्सीजन प्रदान करना, ठीक है। तो याद रखना कितने पीरियड तक, अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो कितने पीरियड तक जो है वो लगभग पीरियड जो है वो बंद हो जाएगा, तो 9 महीने तक, ठीक है, याद रखना। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा ना तो जो वॉल है,
जो यूटेरस की जो वॉल है वो टूट जाती है और योनि के थ्रू जो वजाइना है उसके थ्रू जो है वो ब्लड के थ्रू जो है बाहर आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेंस्ट्रुएट कहते हैं, ठीक है। यानी यूटेरस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, मतलब यूटेरस जो है ना हर मंथ जो है अपने दीवार को जो है बनाएगी फर्टिलाइज एग के बारे में, जाइगोट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइज एग नहीं आता है तो ये दीवार बाद में टूट जाती है और योनि के थ्रू जो है वो ब्लड के थ्रू जो है यानी वजाइना के थ्रू बाहर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी इसी को हम रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव क्या होता है, क्या बताओगे? तो जब अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइज यानी निषेचन नहीं होगा, तो गर्भाशय की दीवार जो है वो टूट जाती है और योनि के द्वारा जो ब्लड के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी ऋतुस्राव। यानी ये हर महीने होता है, ठीक है। तो हर महीने ये होता है, ये याद रखना। अब हमारा जो है तो सबसे मेन आपका यहाँ पे जो है ये जो पूछा जाता है, ठीक है, यानी सेक्सुअल एसटीडी का पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। एसटीडी क्या है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल पूछे जाते हैं कि एग्जांपल बताओ एसटीडी के, तो क्या बताओगे? गोनोरिया और सिफिलिस या वाट्स या एचआईवी एड्स, ठीक है। तो याद रखना एसटीडी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक संचरण रोग। और कुछ एग्जांपल तो सिफिलिस और एचआईवी एड्स, सिफिलिस और एचआईवी एड्स और गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मेन आप याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले जो है कैसे जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कैसे जो है कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड बताओ, यानी गर्भ निरोधन की जो है विधियां बताओ, कैसे जो है बच्चों को रोका जाए, बच्चों को पैदा होने से रोका जाए, यानी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोड़ देते हैं लास्ट में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं कि मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बताओ, गर्भ निरोधन की विधियां बताओ। तो गर्भ निरोधन की विधियां कौन सी है? तो पहला हमारा मैकेनिकल या फिजिकल बैरियर, यानी कंडोम का इस्तेमाल करना या सर्वाइकल कैप का। कंडोम का इस्तेमाल मेल करता है या फीमेल करती है, किसका? सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल, ठीक है। तो याद रखना, यानी मैकेनिकल यानी फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक आवरण, यानी जो क्या हो जाएगा कंडोम या क्या हो जाएगा सर्वाइकल कैप। कौन करता है कंडोम का इस्तेमाल? मेल, और सर्वाइकल कैप का फीमेल, ठीक है। केमिकल मेथड यानी पिल्स ले सकते हैं, रासायनिक विधि जो कि बेकार होती है, पिल्स नहीं लेना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और आईयूसीडी, आईयूसीडी क्या होता है आपका? यानी कॉपर टी लगा देते हैं 5 साल के लिए कि मतलब अब मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे 5 साल के लिए, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपका सर्जिकल मेथड, सर्जरी करवाना, ठीक है। सर्जरी करवाती है तो वास्कटोमी या तो ट्यूब कटोमी। वास्कटोमी किसमें होता है? तो वास्कटोमी मतलब शुक्रवाहिनी जो है ना उसको काट के जो है उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो जो शुक्राणु है वो निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो मेल, तो वास्कटोमी होता है मेल में, ठीक है। और ट्यूब कटोमी जो है वो किसमें होता है? वो फीमेल में होता है, महिलाओं में होता है। फिलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखना, ये मेथड्स हैं। तो अच्छे से मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया है, तो अब आपको इसको अंदर से इसको पढ़ लो। ये देखो, तो हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और बेस्ट ऑफ लक आपके जो है एग्जाम के लिए, 20 तारीख को जो एग्जाम है आपका। और अच्छे से पढ़ो, अपने दोस्तों को बोलो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो कि यहाँ पे आपको पूरे साल की मेहनत आपको कुछ ही वीडियो में आपको करनी है और आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा जो ये चैनल है वो आपके दोस्तों को भी फायदा पहुंचा पाए, ठीक है। शुक्रिया।